हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगापुर कन्वेंशन के बारे में। अभी अभी ये कन्वेंशन जो है रेटिफिकेशन के लिए ओपन हुई और हाल ही में बनाई गई ये कन्वेंशन है। तो देखेंगे कि कन्वेंशन का मुद्दा क्या है, आखिर किस चीज़ के ऊपर ये कन्वेंशन बनाई गई है। और उसके बाद देखेंगे क्या इंडिया इसका मेंबर है। देखिए, इंडिया इसका मेंबर है तो ये कन्वेंशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पर एक क्वेश्चन प्री का डेफिनेटली श्योर है, इस साल नहीं तो अगले साल आएगा ही आएगा। ओके, अगर इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि अभी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन जब इंडिया इसको रेटिफाई करेगा या साइन करेगा तब इसका मुद्दा ये फिर से न्यूज़ में होगा और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगी। अगर यूपीएससी में नहीं तो पीसीएस में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल लेट्स क्रैक इट इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद कोई भी न्यूज़ ऐसे ही नहीं पढ़ा दी जाती कि सिंगापुर कन्वेंशन उठा ली। द हिंदू में ये पर्टिकुलर आर्टिकल निकला था और काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर भी नहीं किया, लेकिन द हिंदू में ये आर्टिकल आया था तो इसके सभी पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि द हिंदू ने कवर नहीं किए थे वो भी यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिएगा आप, ठीक है। दिसंबर 2018 था तो यूनाइटेड नेशंस में सभी मेंबर्स बैठे हुए थे, जनरल असेंबली लगी हुई थी। अब वहाँ पर सहमति बनी कि भाई एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन बनाते हैं ऑन, देखिए गौर फरमाइए, इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, देखिए क्या है, अभी मैं अगली स्लाइडों में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे दो पार्टीज़ होती हैं, मान लो बिजनेस पार्टीज़ हैं दो की दो। अब इनके बीच में अगर कुछ क्लैशेस हो गए तो आपको पता है एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो मीडिएटर उस पर्टिकुलर जो नेशन है, देश है, उसका कोई कंपनी हो सकती है। जैसे इंडिया में एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। तो वो मीडिएटर के रूप में वर्क करते हैं और वो मुद्दों को सुलझाते हैं। लेकिन कभी कभी मुद्दे सुलझते नहीं और उलझ जाते हैं मीडिएशन के कारण, ठीक है। तो जो मुद्दे उलझ जाएंगे मीडिएशन के कारण, उनके अगर एग्रीमेंट नहीं हो पाया, एनसीएलटी आप समझिए, एनसीएलटी के द्वारा भी अगर काम नहीं हो पाया पर्टिकुलर देश के, तो फिर वो इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा और इस कन्वेंशन में जाएगा। देखिए, गौर फरमाइएगा, डायरेक्टली ये मुद्दों को नहीं देखेगी कि किन्हीं दो बिजनेस एक्टिविटीज़ के बीच में लड़ाई हुई तो सीधे कन्वेंशन फोर्स में आ जाएगी। पहले मीडिएटर जाएगा, मीडिएटर से काम नहीं होता है, उसके बाद ठीक है इंटरनेशनल कन्वेंशन यहाँ पर लागू होगी। तो ये कन्वेंशन बनी कंसेंसस के द्वारा। रिकमेंडेड दैट द कन्वेंशन बी नोन एज द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। तो ये कन्वेंशन का नाम हो गया सिंगापुर मीडिएशन कन्वेंशन। और अगर हम इसका विस्तृत रूप देखें तो ये है इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है। तो ये मुद्दा आपको समझ में आ गया कि ये कन्वेंशन है किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। 46 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ मींस यूनाइटेड नेशंस एंड जो चाइना है उन्होंने भी इसको साइन कर लिया है। और 3 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन एशिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इन्होंने कन्वेंशन को साइन कर लिया जिस दिन ये सिग्नेचर के लिए ओपन हुई थी। वाइल अनदर 24 कंट्रीज़ अटेंडेड द साइनिंग सेरेमनी टू शो देयर रेस्पेक्ट। तो बाकी के जो हैं वो सपोर्ट के लिए थे, बाकी 24 उनका हम डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल आपको ये यहाँ से पता चल गया कि इंडिया जो है, चाइना भी है, यूएस भी है, साउथ कोरिया भी है। तो इंडिया, हमें तो इंडिया पे फोकस करना है। इंडिया साइन द कन्वेंशन, तो इंडिया ने भाई कन्वेंशन को साइन कर ली। जिस दिन कन्वेंशन साइनिंग के लिए ओपन हुई थी उसी दिन हमने साइन कर ली थी। तो अब ये कन्वेंशन बहुत ज़रूरी हो गई। देखिए, 2020 के नहीं तो 2021 के यूपीएससी में ज़रूर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फिर क्रोनोलॉजी में क्या है, फरवरी 2020 द सिंगापुर पार्लियामेंट ने पास किया सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन एक्ट। इसको इन्फोर्स करने के लिए देखिए उस कंट्री के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रखा गया है। तो उस कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कन्वेंशन एक अच्छे तरीके से लागू हो। तो उसके लिए उसने पर्टिकुलर एक्ट अपनी कंट्री के लिए बनाया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्ट विच गिव इफेक्ट टू द कन्वेंशन इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन सिंगापुर्स एफर्ट टू स्ट्रेथन इट्स इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। तो इसके द्वारा ये ट्रीटी को एनफोर्स करेंगे, उस कन्वेंशन को एनफोर्स करेंगे और जो इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है वो सिंगापुर के सिस्टम का मजबूत होगा। ऑन 25 फरवरी 2020 सिंगापुर एंड फिजी बिकम द फर्स्ट 2 कंट्रीज़ जिन्होंने इसको रेटिफाई किया। तो देखिए, सिंगापुर कन्वेंशन है तो ज़रूर है कि सिंगापुर इसको रेटिफाई करेगा ही करेगा। तो सबसे पहली कंट्री सिंगापुर बनी जिन्होंने इसको रेटिफाई किया। उसके बाद फिजी ने इसको रेटिफाई किया।
ऑफ द कन्वेंशन एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद 12 मार्च 2020 को कतर तीसरा देश बना इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने का, और ये जो कन्वेंशन है वो फोर्स में आ गई 12 सितंबर 2020। अब डेट देखिए आप कब की है, ये अभी की डेट है, बिल्कुल रिसेंट मुद्दा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब ये कन्वेंशन फोर्स में आ गई क्योंकि 3 कंट्रीज़ मिनिमम जो होती हैं उन्होंने इसको रेटिफाई कर लिया है। बाकी कंट्रीज़ कितनी हैं जिन्होंने इसको साइन कर लिया, देखिए साइनिंग करने में और रेटिफाई करने में अंतर होता है। कंट्रीज साइन कर लें उससे कन्वेंशन उस कंट्री में लागू नहीं हो जाती, जबकि रेटिफाई करेंगे तो दोनों काम करने ज़रूरी हैं अगर आपको अपने देश में कन्वेंशन लागू करनी है। वरना अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो फिर आप इंटरनेशनल जो है सेटलमेंट मैकेनिज़्म है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। द सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, द सिंगापुर कन्वेंशन और द कन्वेंशन is a uniform and efficient framework for international settlement agreement resulting from mediation. It applies to international settlement agreement resulting from mediation concluded by parties to resolve commercial dispute. मुद्दा देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट का, ऐसा नहीं है आप कोई लीगल डिस्प्यूट लेकर के पूछ गए कि यहाँ इस देश में इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका ये हो रहा है, ऐसा नहीं। कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात हो रही है, और कमर्शियल डिस्प्यूट भी आप गौर फरमाइए एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर की बात नहीं, ये बात हो रही है क्रॉस बॉर्डर की। जैसे मान लीजिए कि ब्राज़ील की किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद या तो उस कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ या उस कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया। उसके बाद चूंकि फ्रॉड इंडिया में हुआ है तो NCLT मींस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पिक्चर में आएगा, वो मीडिएशन कराने की बात होगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लागू होगा, IP प्रोफेशनल्स वहाँ पर जो है नियुक्त किए जाएंगे, उन सभी को कहते हैं मीडिएटर्स, ठीक है। तो अगर उनके द्वारा भी कोई मुद्दा नहीं निकलता है, बातचीत पर सहमति नहीं होती है, तो फिर मुद्दा जाएगा सिंगापुर कन्वेंशन में। यूनाइटेड नेशंस इस मुद्दे को डायरेक्टली देखेगी क्योंकि मुद्दा है क्रॉस बॉर्डर का। अब ब्राज़ील ऑफ इंडिया क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़ हो गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये मुद्दा क्लियर हो गया होगा। अगर मीडिएटर भी इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाता है तो कंट्री जा सकती हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के अंदर। ओके, तो द सिंगापुर कन्वेंशन विल फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए मुद्दे जल्दी से सोल्व होंगे तो ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है, कॉमर्स बढ़ेगा। बाई इनेबलिंग डिस्प्यूट पार्टीज़ सहमत होंगी, ठीक है, कि हाँ अगर कोई गड़बड़ हुई तो सिंगापुर कन्वेंशन हमारे पास है। टू ईजिली एनफोर्स एंड इन्वोक सेटलमेंट एग्रीमेंट्स जो सेटलमेंट होना है वो जल्दी से जल्दी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो फिर आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जब तक। बिजनेसेस विल बेनिफिट, ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉम मीडिएशन एज एन एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन। देखिए पर्टिकुलर कंट्री के अलावा आपको एक इंटरनेशनल लेवल पर भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन मिल गया है, लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन इन सेटलिंग क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ब्राज़ील और इंडिया का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। मीडिएशन इज़ नोन फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ डिस्प्यूट। देखिए मीडिएशन का जो काम होता है, मीडिएशन मीन्स जो प्रोसेस है मीडिएटर के द्वारा जो की जाती है, और उसका जो वर्क होता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी लाना होता है, एफिशिएंट करना होता है सिस्टम को। ऑब्वियस ही बात है जब एग्रीमेंट जो डिसएग्रीमेंट हुए हैं कंपनीज़ के बीच में, कॉमर्स ट्रेड के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, तो अगर उसमें मीडिएटर जाएगा और उन चीज़ों को सोल्व करेगा तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में इफ़िशियंसी आएगी, नहीं आएगी। तो मीडिएटर का रोल क्या है, इज़ नॉट टू एडजुडिकेट बट रादर टू फैसिलिटेट डिस्कशन बिटवीन डिस्प्यूटिंग पार्टीज़। तो मैंने ये आपको देखिए पहले ही क्लियर कर दिया कि जो डिस्प्यूटिंग पार्टी हैं उनके बीच का मुद्दा सुलझाना होता है, ये मीडिएटर होता है। टू अराइव टू ए म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, तो दोनों पार्टीज़ उसको एक्सेप्ट कर लें, नहीं एक्सेप्ट करती हैं तो वो वहाँ पर सिंगापुर कन्वेंशन में मुद्दा जाएगा। द मेडिएशन प्रोसेस इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड इन मैनी इंस्टेंस मोर कॉस्ट एंड टाइम। अब इस सब में बहुत कॉस्ट और टाइम लगता है। देखिए एक IP प्रोफेशनल जो है वो CA करा हुआ होता है, और ICAI जो इंस्टीट्यूट इंडिया है, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो उसको नियुक्त करता है। तो इस सब में खर्चा, सैलरी वगैरह देनी है उनकी, फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। और टाइम, देखिए टाइम की तो बाउंड्री है ही नहीं कि डिस्प्यूट पता नहीं कब जा कर के ख़त्म हो जब तक दोनों पार्टी सहमत नहीं हो जाती। एफिशिएंट देन अदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस सच एज लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो मध्यस्थता के लिए यहाँ पर जो मीडिएटर हैं उनका रोल होता है। द कन्वेंशन कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ अ मेजर रूल बेस्ड ग्लोबल कमर्शियल सिस्टम। तो प्राइमरी गोल्स क्या हैं कन्वेंशन के, इनका जो प्राइमरी गोल है वो है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है।
इंटरनेशनल ट्रेड कैसे फैसिलिटेट होगा? अगर सारी पार्टीज़ जो भी कॉमर्स और ट्रेड का काम करती हैं वो खुश होंगी, वो सहमत होंगी कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो यहाँ पर सिंगापुर कन्वेंशन मौजूद है, हम वहाँ पर जाएंगे। तो वो खुले मतलब ऐसा नहीं है कि डर रहे हैं कहीं पर इन्वेस्ट करने में, ऐसा नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मीडिएशन फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट्स यहाँ पर सोल्व किए जाएंगे। तो ये दोनों मुद्दे आपके यूपीएससी में ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं। और तीसरा ये भी दे सकते हैं कि इंडिया एक मेंबर है। तो आपको ये थ्री जो लाइन का एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ऑल्सो नोन एज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट यूएन ट्रीटी टू बी नेम्ड आफ्टर सिंगापुर। तो सिंगापुर के नाम पर ऐसी कोई भी ट्रीटी अभी तक नहीं बनी थी, लेकिन सिंगापुर के नाम पर ये ट्रीटी बन चुकी है। उसके बाद गौर फरमाइए, एज ऑन सेप्टेम्बर 1, 2020 की यहाँ पर बात हो रही है। तो कन्वेंशन के 53 सिग्नेटरी है। गौर फरमाइए, सिग्नेटरी, नॉट रेटिफाइड मेंबर्स। सिग्नेटरी कितने हैं? 53। इसमें इंडिया है, चाइना है और यूएस है। तो हमें मेन फोकस इंडिया पर रखना है, पर चाइना भी यहाँ पर है, उसको भी थोड़ा फोकस में लेके चलिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है, और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इस पर भी फोकस रखिए। फिर ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द कन्वेंशन विच एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन सैटरडे वुड बूस्ट इंडियाज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, देखिए हम 144 पोजीशन पर थे और आज हम 67 पोजीशन पे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। हम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। क्रीडेंशियल बाय इनेबलिंग स्विफ्ट मीडिएटर सेटलमेंट। अब अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट कॉरपोरेट्स के अच्छे तरीके से होंगे तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी? देखिए गौर फरमाइए, ये है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो इंडिकेटर्स हैं वो इधर लिस्ट में देखिएगा आप। इसमें दो देखिए, एक तो ट्रेड है, ठीक है, जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी होगी। ट्रेड कैसे बढ़ेगा? जब ये देखिए आप, रिसोल्व इंसॉल्वेंसी, तो ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर बहुत अच्छा इंप्रूव होगा इस कन्वेंशन से, क्योंकि रिसोल्विंग इंसॉल्वेंसी का मतलब यही होता है कि कोई डिस्प्यूट वगैरह है वो बहुत जल्दी से आपका रिसोल्व होगा, कोई मुद्दा आपको नहीं आएगा, आपको पूरी जो है वो न्याय मिलेगा। तो अगर ये कन्वेंशन फोर्स में होगी तो ये वाला इंडिकेटर अच्छा रहेगा, ये वाला इंडिकेटर अच्छा रहेगा, तो ट्रेड वाला इंडिकेटर अच्छा रहेगा, और उसके बाद काफ़ी चीज़ों पर असर पड़ेगा। ओके, तो ये बाकी की जो चीज़ें हैं ये तो सब इंडिया खुद को ही करनी पड़ेंगी कि क्रेडिट वगैरह दे, लेकिन इससे थोड़ा असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और ये रैंक 67 से हो सकता है 56 पर आ जाए या 50 पर, और हम अच्छा इंप्रूव करें। तो यहीं पर यही लिखा हुआ था कि इंडिया की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वो अच्छी होगी। ओके, फिर इंडिया में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, जो कि ये देखिए ये सब मीडिएटर्स हैं जो एक कंट्री के लेवल पर होते हैं, जो इंडिया में हैं। अगर इनसे बात नहीं बनती है तब आप जाएंगे सिंगापुर कन्वेंशन में, यूनाइटेड नेशंस आपका मुद्दा सुनेगा। फिर ये है IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर ये है आपका NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये सारे मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। फिर बहुत सारे हैं, सरफासी एक्ट वगैरह, वो सब अलग चीज़ें हैं, उनको आप इकोनॉमी में खुद ही देखिएगा, पर ये 3 मेन हैं। ओके, तो इनके द्वारा मीडिएटर का काम होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे प्राइमरी गोल्स। देखिए प्राइमरी गोल्स के नाम पर वो मेन ऑब्जेक्टिव्स लिख करके देते हैं यूपीएससी के प्री क्वेश्चंस में, और उसमें 3-4 पॉइंट्स और लिख देंगे, लेकिन वो काम के नहीं होंगे। सिर्फ आपको देखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए और क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल डिस्प्यूट्स को अच्छा करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ओके, और दूसरी बात वही कि इंडिया इसका जो है एक सिग्नेटरी मेंबर है, और अब तक 53 मेंबर्स इसमें हैं। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि 53 हैं, आपसे पूछेगा कि इसमें 50+ मेंबर्स हैं। तो ये बात सही है, 50+ मेंबर्स हैं। तो इस वीडियो में हमने थोरली डिस्कस कर लिया कि क्या है सिंगापुर कन्वेंशन, इंडिया इसका मेंबर है, जी हाँ है। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं, आप इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ओके, देखते हैं इसके बाद क्या क्या असर पड़ते हैं। फ़िलहाल तो ये और न्यूज़ में नहीं होगा क्योंकि एक इतनी बड़ी कन्वेंशन नहीं है। ओके, बट ठीक है, इतना हमने जाना अच्छा है। ओके, तो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए उससे फिर बता दूँ मैं, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए अच्छा रहता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।